को दिखा देना। देखिए अंदर मैंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ समझाया सिखाया। उसमें एक विषय था जीवामृत। अब हम लोग तो मान लो अभ्यास हो गया है कि जीवामृत के जीवाणुओं को रेगुलर कैसे जिंदा रखा जाए। हमारे यहाँ से कम कुछ नहीं तो 6-7 हज़ार लोग जीवामृत ले गए। उनमें से जब मैं कोई फ़ोन करता है कि हिमाचल से, राजस्थान से कि साहब हमको जीवामृत कहाँ मिलेगा, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे ज़िले में भरतपुर से सज्जन ले गए हैं। जैसे भरतपुर का किसान है तो कहता हूँ भरतपुर का एक नाम दे रहा हूँ, उससे ज़रा बात करना, उससे मांग लेना, वो दे देगा। फिर उसका 2 घंटे बाद पलट के फ़ोन आता है कि साहब वो कह रहे थे हमारा तो ख़राब हो गया है। ये है समस्या, ठीक है ना। तो जीवामृत को रेगुलर हमारे यहाँ कभी खराब होने का चांस ही ना आए, जिंदगी भर रहे, कभी नष्ट हो ही ना। तो उस विषय पर आज मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ड्रम में जो जीवामृत है, कल मैंने आपको बताया कि जीवाणुओं को जब मैं भोजन दूंगा तो एक लिमिट के अनुसार वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एक पोजीशन ये आएगी कि ड्रम में जो 200 लीटर पानी था उसमें 10 की पावर 9 तक हो गए, यानी कि मैक्सिमम संख्या में वो जीवाणु पनप गए। अब उस ड्रम में उन जीवाणुओं को और ज़्यादा ग्रोथ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे वो मल्टीप्लाई हुए थे, अब 2 महीना हो गया ड्रम में बैक्टीरिया 10 की पावर 9 हो गए। अब इससे ज़्यादा तो होने नहीं है, उनको कोई स्पेस नहीं है। अब कोई सोचे भोजन दे दूंगा तो शायद जिंदा हो जाए, नहीं होंगे, स्पेस ही नहीं है। अब बढ़ के करेंगे क्या, तो क्या होगा, फिर उनकी इकाइयां गिरना शुरू होंगी। 55-60 दिन में बन के तैयार हुआ और 55-60 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो जीवांश तो होगा, जीव मर गए, जीवांश तो है लेकिन जीवाणु नहीं है। किसानों के साथ अक्सर ऐसी दिक्कत आती है। तो जैसे बहुत दूर दूर हमसे लोग हैं, आप तो यहाँ आ गए तो ले जाओगे। अब उड़ीसा में, राजस्थान में, हिमाचल में बहुत दूर दूर लोग हैं जिनको 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर आने की सामर्थ्य नहीं है। मैं उनसे कहता हूं जंगल से मिट्टी ले आओ। तो कई किसान जंगल से मिट्टी लाते हैं और फिर मेरी बात होती है, 15 दिन के बाद वो वीडियो भेजते हैं। तो वो हम कहते हैं ये तो मिट्टी अच्छी नहीं है। बोले हम तो साहब जंगल से लाए थे। तो हमने कहा मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे जंगल से लाना है। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि ऐसे जंगल से, ऐसे स्थान से लाना है जहां पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों के फल वहीं गिरे पड़े रहते हों, सड़ते रहते हों, कोई जाता नहीं है, कोई आग नहीं लगाता है। तो जहां ढेर सारा बायोमास पड़ा होगा वहां जीवाणु 100% होंगे। धरती में रहने वाले जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं सब ऐसे स्थान पर मिल जाएंगे जहां पर 2, 4, 10, 15, 20 पेड़ खड़े हों और कोई आता जाता ना हो। उनका जो भी रेजिड्यू गुड़ता है, पत्तियां या फल, वहीं पड़े रहते। इसलिए मैं आज आपको यहाँ लाया हूँ ऐसे स्थान पर, ठीक है ना। तो अभी आप यहीं बैठिएगा और देखिए, मैं बताता हूँ, यहीं से देखिएगा। और इस पूरा जब मैं विषय बता दूंगा तो उठ के भी देख लीजिएगा। हमारे पीछे क्या है, जंगल है। और क्या है कि देखो 3-4 पेड़ खड़े हैं। इसमें एक खजूर का भी पेड़ है। यहाँ पर ये हमारा जो जंगल है ये जमीन से ऊंचाई पर है और यहाँ सब कुछ खड़ा है। यहाँ खजूरियाँ जितनी भी गिरी यहीं हैं। तो जैसे आपने सुना है ना, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, पाकड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो पीपल, बरगद, इनकी मिट्टी क्यों? क्योंकि जैसे मैं जीवामृत में चीनी या गुड़ डलवा रहा था ना, यहाँ क्या होता है कि बरगद का फल, पीपल का फल, पाकड़ का फल, गूलर का फल, ये सब मीठा हो जाता है।
तो पेड़ के नीचे ढेर सारा मिठास है, मिठास माने चीनी है, वहां तेजी के साथ मल्टीप्लाई होती। अब यहाँ जैसे खजूर का पेड़ खड़ा है तो खजूरियां के फल गिरे हैं खूब ढेर सारे। तो ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है, ऊंचाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर निरंतर ये गिरता रहता है, कोई यहाँ से उठा के नहीं ले गया, ढेर सारा बायोमास है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको खोदता हूँ, खोद के दिखाता हूँ कि जो मैं ह्यूमस कहता हूँ ना, कैसी मिट्टी निकलती है। तो दादा जरा खोदो उधर, ठीक है ना। देखो ये खजूर के पेड़ जम गए हैं, जो खजूरियां गिरी है ना, यहां पर ढेर सारा बायोमास है। अब ये मिट्टी भर के लाओ इधर, ये तसले में कुंवर सिंह रखो मिट्टी। क्या है कि इस मिट्टी में आप समझिए, यहां कोई पेस्टिसाइड तो आया नहीं, धूप की वजह से तो मरे नहीं क्योंकि छाया रहती है, और भोजन इनका है। जीवाणु को क्या चाहिए? टेम्परेचर डाउन रहे, भोजन मिले और कोई पेस्टिसाइड न डाले। यहां वो तीनों चीजें हैं कि यहां ना तो किसी ने पेस्टिसाइड डाला ना जीवाणु मरे। तो देखो कैसी है, आप ये देखिए, हम नीचे इतनी बुरबुरी मिट्टी है। कल मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थ सड़ करके कार्बन बन गए। जैसे देखो ये पत्तियां हैं, एक ये पत्ती है, एक देखना आप, एक ये पत्ती गिरी है पेड़ से, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अब ये सूख जाएगी, फिर यही पत्ती जब 2 महीना 45 दिन तक इसमें नमी रहेगी तो देखो ये यही पीली पत्ती ब्लैक कलर की होने लगी, और ये जो है हमारे हाथ में बिल्कुल ब्लैक हो गया। कार्बन कैसा होता है, काला। जब कोई बायोमास काले रंग में बदल जाए तो समझो कार्बन बन गया। अब ये जो कार्बन है जीवाणुओं का भोजन है। ये कब? जब इसमें नमी रहे। अब अगर ये कार्बन मैं धूप में रख दूं और सूख जाए, फिर जीवाणु से कहूं इसको खा, तो खाता तो है नहीं। वो तो जब इसके आसपास नमी होगी, इसके ऊपर लिपटा होगा, इतना माइन्यूट है कि इन पत्तियों में हो सकता है करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव लिपटे हों, हमको दिख नहीं रहे लेकिन यहां होंगे। अब इस प्रकार की मिट्टी, जैसे जो लोग हमसे जीवामृत नहीं ले जा सकते, तो इस प्रकार की मिट्टी 5 किलो 6 किलो ले आए, एक ड्रम में डाल दिया। अब इसमें ढेर सारे जीवाणु हैं, और कौन से हैं? प्रकृति में जितने प्रकार के होने चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे केवल राइजोबियम पढ़ाया जाता था 87 में, और अब ये 22-24 हो गए। ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास। जब मैं पढ़ता था तब भी ये थे जिनके आज नाम लिए जा रहे हैं, और अभी जो 22-25 नाम लिए जा रहे हैं, ये 22-25 नहीं है। ये हो सकता है 22-25 हजार हो सकता है 1,00,000-2 लाख हो। प्रभु की माया को कोई जान नहीं पाया, और ये जान भी नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना। तो हमने सीधे जंगल से प्रभु की माया उठा ली। सीधे हमें क्या करना है कि क्या ट्राइकोडर्मा होता है, क्या पीएसबी होता है, क्या इस चक्कर में पड़ रही नहीं। हम तो सीधे जंगल गए, पूरी की पूरी प्रभु की माया को उठा लिया। जैसे वो लक्ष्मण को जब
बाण लग गया मेघनाथ का, मूर्छित हो गए। हनुमान से कहा गया जाओ हिमालय से संजीवनी ले आओ। तो कुछ माया ऐसी कर दी रावण ने कि वो संजीवनी नहीं पहचान पा रहे। तो क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा ले आए। तो जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बनाने का मतलब है कि मैं परमात्मा की पूरी माया उठा लाया और ड्रम में डाल दिया। अब उसमें मैंने भोजन डाल दिया। जैसा कल बताया कि 200 लीटर बनाना है तो आपको 28 किलो टोटल भोजन देना है 60 दिन में। चाहे तो इसको एक के बार दे दो, चाहे इसको 2 बार दे दो, चाहे इसको 3 बार दे दो। मुद्दा ये कि 28 किलो देना है, ठीक है ना। तो हमने 9 किलो ऐसे दिया 20-20 दिन में, या इकट्ठे 28 किलो दे दिया, या 28 किलो अभी दिया, 14 किलो अभी दिया, 14 किलो अगले महीने दे दिया, ठीक है ना। बात उसकी नहीं है। इस जंगल से जब मिट्टी लाओगे तो एक डेली मैंने हिलाने को कहा, आप 20 दिन तक हिलाते रहना, फिर 5 दिन हिलाना बंद कर देना। क्या देखोगे, ड्रम के ऊपर एक काले रंग की साड़ी जैसी जमी, मलाई जैसी। तो जो निगेटिव पैथोजिन होते हैं ना, उनका कलर ब्लैक होता है। छन्नी से निकाला और बाहर फेंक दिया। फिर 26वें दिन के बाद हिलाने लगे, 5 दिन हिलाया, फिर मैं 5 दिन के लिए रुक गया। अब फिर जो नेगेटिव पैथोजिन होंगे फिर एक ऊपर लेयर बनाएंगे, फिर मैंने छन्नी से निकाला, फिर बाहर कर दिया। अब क्या हुआ, अब सारे पॉजिटिव बच गए, नेगेटिव मैंने बाहर फेंक दिए। एक बार तो आप जंगल से ले आए मिट्टी, आपके गांव के अगल बगल 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ऐसा परिवेश, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि पचमढ़ी के जंगल जाओ। अब एक बार मैं खोज खाज के ले आया। अब हमने कहा कि ये कई बार हमसे ऐसा कुछ गलती हो जाएगी कि मर भी सकते हैं। अब उनको मैंने ऐसा सोचा कि अब इनको मरने नहीं देंगे कभी। अब ये चीनी वाला, गुड़ वाला, पानी वाला कब 10 की पावर 9 होंगे, कब क्या होगा, हम ऐसा समझे नहीं आई ये बात, मत समझो। अब जीवामृत जब बन जाए, फसलों में उपयोग कर लिया, अब अगली फसल में 5 महीने बाद बनाना है, तो क्या करोगे, इसकी 5-6 लीटर मात्रा आपके खेत में, घर में, आंगन में, कहीं भी अगर छायादार बढ़िया सा पेड़ है, अच्छा पेड़ छायादार, तो क्या करोगे, वहां आप 4-5 कुंटल गोबर डाल दो पेड़ के नीचे, और उसी में 2-4-6 लीटर बैक्टीरिया फेंक दो। अब बैक्टीरिया को मैंने क्या बताया, सूक्ष्म जीवाणुओं को 2 चीजों की जरूरत है। गोबर है तो कार्बन तो मिल गया उसको, नमी की जरूरत है। अब ये देखना है कि वो जो गोबर डाला है उसमें निरंतर थोड़ी सी नमी बनी रहे। तो 2-4-6 दिन में देख लिया, गए निकाला, हाथ से ऐसे मसला, नमी है छोड़ दो। फिर कुछ दिन बाद गए, बोले यार कुछ नमी कम हो रही है, तो क्या करोगे, 1 कुंटल अगर गोबर है तो 20 लीटर पानी लो, 1 किलो चीनी घोल दो। अब 4 कुंटल गोबर है तो 80 किलो पानी लिया, 4 किलो चीनी घोल दिया, उसी में छिड़क आए। नमी का लाश ना हो तो इसको आप पत्तियों से मल्चिंग जैसे खेत में करते हैं, मल्चिंग कर दो। अब ड्रम संभाल के रखने की जरूरत नहीं। अगला बोले तो साहब फिर अगले सीजन में ड्रम में मिट्टी डाल के बनाए, पानी डाल के बनाए, ना बनाओ। आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो उस पेड़ के नीचे 10 कुंटल गोबर डाल दो और नमी बनाए रखो। अब 10 कुंटल गोबर है तो महीने में 15 दिन में आपने 10 किलो चीनी घोली 1 कुंटल पानी में और छिड़कते रहे, ऐसा करते रहे। तो जो घन जीवामृत की बात बताता हूं, तो अब पेड़ के नीचे क्या है, जीवामृत नहीं है, सीधे घन जीवामृत। ड्रम को फेंको, ड्रम के चक्कर में ही मत पड़ो। हमें इसकी साइंस समझ में आ गई ना, तो पेड़ के नीचे 10 कुंटल गोबर में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया। क्या करोगे, 1 एकड़ जमीन में आज बुआई करनी है, ओट आ गई है, 1 कुंटल यहाँ से मटेरियल निकाला और खेत में यूरिया की तरह छींटा और जुताई कर दिया।
हो गया जीवामृत, हो गया कि नहीं हो गया? तो हमको इतना समझना है कि जैसे मैं वीडियो में जंगल बोलता हूं तो लोगों के दिमाग में आता है हमारे इटावा में तो जंगल है ही नहीं। नहीं, जंगल ये हर जगह फैले हैं। जंगल का मतलब 100 किलोमीटर का जंगल नहीं, जंगल का मतलब 10 पेड़ खड़े हों बढ़िया से, उसके नीचे छाया हो, बायोमास गिरता हो, कोई उठाता ना हो, कोई आग ना लगाता हो, वहाँ लोग चुड़ैल के डर से नहीं जाते, भूत के डर से नहीं जाते, नाग बाबा रहते हैं उसके डर से नहीं जाते, तो ऐसे स्थान पर चले जाओ। लेकिन अब जैसे मैंने ये बात बता दी तो आप कहोगे कि साहब चुड़ैल के चक्कर में तो वहाँ लोग जाते नहीं थे, हम कैसे जाएं? तो सुनो, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। ये जो मैंने साइंस सीखी है, समझी है ना, जो आज मैं आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करता हूं, मैंने 70,000 किलोमीटर जंगल की खाक छानी है सन 2009 से 2014 तक। हमको भालू मिले, बंदर मिले, नाग भी मिले, संभल के गए। हमारी तलाश थी कि जंगल की माया क्या है, जंगल की माया लाना है, उसका सीधे सीधे बैक्टीरिया, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको निकालना है। अब कोई ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, कंसोर्सिया, नाइट्रोजन गोलक, पोटास गोलक, जिंक गोलक, ये क्या तमाशा है यार? कभी परमात्मा ने ऐसा भी सोचा था कि कलयुग आएगा, कलयुग का आदमी इतना बेवकूफ़ी भरी बात करेगा कि ये वाला बैक्टीरिया फास्फेट को घोलता है? फिर बता दूं, इस धरती में, ये इस धरती शिव है, समझना है, धरती शिव है और शिव की एक सेना है। सेना में सूक्ष्म जीव भी हैं, इस सेना में सांप बिच्छू भी हैं, चूहा भी है, चींटी भी है, चीटा भी है, दीमक भी है और केंचुआ भी है। धरती में रहने वाले छोटे मोटे सारे जीव जंतु और ना दिखने वाले जीव जंतु, वो सब शिव की सेना है। और सेना करती क्या है? समुद्र मंथन में आपने सुना है कि जब विष निकला सबसे पहले तो ये हुआ, कौन पिएगा कौन पिएगा? बोले शिव जी के पास जाओ, शिव जी पिएंगे। शिव जी साहस तैयार हो गए और शिव जी ने क्या कहा कि ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मैं पीता ही हूं, तुम जितना मर्जी उतना ले आओ, जितना हमको विष दोगे मैं उतना ही अमृत उगलूंगा। जैसे मैंने अंदर बताया ना, जमीन में जितना कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, क्या विष, और इस विष को कौन पचाएगा? शिव की सेना। और पचाने के बाद क्या निकलेगा? जीवांश। जीवांश है मां पार्वती वनस्पतियों का भोजन, चाहे मां पार्वती कहो और चाहे वनस्पतियां कहो, क्योंकि शिव और माता पार्वती एक आदि पिता सदाशिव है, जिसको मैंने अंदर बोला कि वो धरती है। हम धरती पर रहते हैं, धरती पे खेती करते और उगाते क्या है? मां पार्वती। गेहूं करो, चना करो, मटर करो, कुछ भी क्या है? मां पार्वती को ही तो उगाता हूं। अब मां पार्वती को भोजन कहां से आएगा? मां पार्वती का भोजन है जीवांश। वेद का सूत्र है, जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। शर्त क्या है? केवल जैसे हम लोग अभी इतने इंसान बैठे हैं और श्वसन क्रिया कर रहे हैं ना, तो सांस जब लेते हैं तो क्या लेते हैं? हवा। क्या लेते हैं? हवा में है ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन अकेले तो नहीं ले सकते, जब श्वास लेंगे तो हवा लेंगे, लेकिन उस हवा में जो ऑक्सीजन थी वो हमारे एनर्जी को पचाने में चली गई और फिर मैंने श्वास छोड़ दी तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना माँ पार्वती क्या करती है। भाई साहब, माँ पार्वती, ये वनस्पतियाँ हमको ऑक्सीजन दे रही हैं, मैं माँ पार्वती की ऑक्सीजन लेता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ तो ये पत्ते ले लेते हैं। माँ पार्वती क्या करती है? हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड माँ पार्वती ने ले ली और CO2 में से कार्बन निकाल लिया, O2 फिर रिलीज कर दी। कार्बन का क्या किया माँ ने? कार्बन का फल बना दिया, अनाज बना दिया, सब्जी बना दिया अपने संतानों के लिए।
ठीक है ना। अब मैंने इस वनस्पतियों को खा लिया, ये तो हुआ श्वास का, कार्बन का, ऑक्सीजन का आदान प्रदान। अब इसके बाद जीव जगत क्या करता है, चाहे आदमी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, क्या खाते हैं सब? माँ पार्वती को खाते हैं, वनस्पतियों को खाते हैं, जिंदा वनस्पतियों को उखाड़ करके खाते हैं, काट करके खाते हैं कि नहीं? लेकिन माँ पार्वती नाराज नहीं होती, माँ कहती है यही तो मेरा धर्म है। लेकिन बच्चा खा ले। अब क्या होगा, जब ये जीव मरेंगे, हम तुमको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन एक दिन जब तुम मरोगे, कोई भी मरेगा जीव जिसने हमको खाया है, जब वो मरेगा उसके शरीर से जो जीव द्रव्य निकलेगा वो मैं खा लूंगी। तुम मर के चले जाओगे, तुम्हारी औलादें आ जाएंगी, फिर औलादें हमको खाएंगी, फिर औलादें मरेगी। ये सिस्टम है, ये चक्र है जीवन का, ये फूड चेन है। अभी फूड चेन में क्या बताया गया, बकरी घास खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, बकरी का दूध इंसान खाएगा। नहीं, नेचुरल फार्मिंग अगर सीखनी हो तो बृहद स्वरूप जो है कि सारा जीव वनस्पतियां खाएगा, और वनस्पतियां जीवों को मरने के बाद खाएंगी। तभी तो मैं कहता हूं जीवांश कार्बन। लेकिन हमने जो खाया, हमने जो मल विसर्जित किया, वो वनस्पतियां नहीं खाएंगी। अब बीच में एक शिव की सेना है। शिव की सेना क्या करती है कि हमारे द्वारा जो रिलीज किया गया मल मूत्र है, पशुओं का गोबर है, बाग बगीचों की पत्तियां हैं, खरपतवार के अवशेष हैं, वो ना माँ पार्वती खाएगी ना जीव खाएगा। वो एक और जीव की श्रेणी है, सूक्ष्म जीव, जो शिव की सेना में शामिल है। उनका काम है तुम ये खाओ और तुम मरो, फिर जीवांश निकले, माँ पार्वती पिए। ठीक है ना। तो जीवामृत में एक बार जंगल से मिट्टी लानी, आपको तो जाना नहीं। ये बात तो मैं देश के किसानों के लिए कहता हूं, आप तो यहां से जीवामृत ले जाएंगे सीधे। अभी हमने पेस्टिसाइड डाल के उस चीज को मारा कि नहीं? जब पेस्टिसाइड डाले दीमक मारने के लिए तो क्या हुआ, दीमक भी मरा, केचुआ भी मरा और सारे जीव भी मर गए। अब कई बार किसान कहता है साहब आप कहते हो गोबर की खाद डालनी चाहिए, मैंने 4 ट्राली गोबर की खाद डाली थी, कोई रिस्पांस ही नहीं। तो गोबर नहीं खाएगा ना कोई फसल, उस गोबर डाले गए गोबर को खाएंगे जीवाणु। फिर जब जीवाणु मरेंगे तो उनका जो जीव द्रव्य निकलेगा वो लेंगी फसलों की जड़ें। सीधा सीधा साइंस है। तो जब फसलों को जीवांश मिलेगा तो भोजन की पूरी पौष्टिकता होगी, भोजन में पूरा स्वाद होगा। आज हम लोगों को ना भोजन में स्वाद है ना भोजन में पौष्टिकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कह तो दिया 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, तो 3 तो मिल गए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन हवा से, जलवायु से। यूरिया डीएपी आपने दे दिया, 3 2 5, अभी 12 की तो बात ही नहीं आई भाई साहब। तो जब हम खाने में 12 चीजें मिस कर रहे हैं तो स्वाद कैसे आएगा, पौष्टिकता कैसे आएगी? तभी आज क्या हो रहा है, जिंक की गोली खाओ, आयरन की गोली खाओ, कैल्शियम की गोली खाओ, मैग्नीशियम की गोली खाओ, मैग्नीज की गोली खाओ, और क्या स्वर्ण भस्म खाओ, चांदी सोना भी खाओ, बिक रहा बाजार में। लोगों ने अपनी दुकान, और देखो सब चुप हैं, इस सिस्टम को सब समझ रहे हैं, लेकिन सब चुप क्यों हैं? क्योंकि सबकी दुकानदारी क्यों चल रही है? क्योंकि किसान अज्ञानता में खो गया। ठीक है ना। तो जीवामृत की कहानी समझ गए? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नमस्कार।